अलैक्म जी। जो अब बजट सीरीज़ में आज जो वीडियो आप मेरे साथ देख रहे हैं, मोइज़ हसन आपके साथ है इंजीनियरिंग कंसल्टिंग के साथ। और जो बजट सीरीज़ में आज अब मैं वीडियो आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ, वो तकरीबन आपके सारे बिजनेसमैन को डिस्टर्ब कर रही है। और मेरे अपने बहुत से करीबी दोस्तों का मुझे फ़ोन आया कि जी आप इस पर तो वीडियो फ़ौरन से बना कर दें हमें, हमने इस पर तो सारा इस पर हम एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग दें ताकि हम इस पर अच्छे नॉलेज के साथ इस पर अमल दरामद कर सकें। आपकी थोड़ी सी गलती के साथ जो है ना, आपको अच्छा खासा नुकसान हो सकता है अगर आप इस पे थोड़ा सा गौर नहीं करेंगे तो। अच्छा, तो बात ये है कि ये स्क्रीन मेरे साथ आपके साथ शेयर मैं कर रहा हूँ, इसको देखिए। ये मेरा अपना बनाया हुआ ब्रोशर है। अगर आपको ये ब्रोशर पसंद आए तो आप मुझसे मंगवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको ये ब्रोशर पूरा का पूरा सेंड कर दूंगा, जस्ट आपने मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर बताना है। इसके अलावा रेट चार्ट भी हमारे पास हमेशा मौजूद है। हमारा जो है इंजीनियरिंग कंसल्टिंग का रेट चार्ट अवेलेबल है। जिस भाई को दोस्त को चाहिए हो तो मुझे बताए, मैं ये रेट चार्ट भी उसको भेज दूंगा कि हमारे करंट रेट्स, टैक्स के रेट्स क्या हैं, वो मैं आपको सारे के सारे भेज दूंगा। तो ये भी हमारे पास मौजूद है। और तीसरी ये कि हमारा हर साल की तरह ये हम लोग अपना टैक्स का जो बजट में चेंजेस आती हैं, इसकी हम एक समरी, पूरी के पूरी तमाम चेंजेस की समरी हम भी निकालते हैं। तो जो भाई जिसको अगर इस समरी को पढ़ने में इंटरेस्ट हो और एक आपका टाइम स्पेंड कर सकते हैं थोड़ा सा, तो ये हमने आसान अंग्रेज़ी में सारे के सारे चीज़ों को समराइज़, टॉपिक वाइज समराइज़ करके हमने ये समरी तैयार की होती है। ये भी आप मुझसे मंगवा सकते हैं। ये चीज़ सर समझिए कि पहले होता ये था कि रिटेलर्स का बहुत अरसे से मसला चल रहा था। रिटेलर कहते किसको हैं? हम सबसे पहले तो रिटेलर को समझते हैं, रिटेलर कहते किसको हैं। कानून, टैक्स का कानून रिटेलर किसको कहता है? इसके मामले में आपको दो तरह के रिटेलर्स नज़र आएंगे। रिटेलर वो आम जबान में जो हम आपको रिटेलर समझते हैं, हम और आप रूटीन में रिटेलर जिसको समझते हैं, वो भी उसी को रिटेलर कहता है। जैसे वो कहता है जी, जो बंदा सप्लाई करता है गुड्स को, किसको? जनरल पब्लिक को। किस पर्पज़ के लिए? कंजम्पशन के लिए। दुकानदार को सामान नहीं देता। दुकानदार को सामान देगा तो वो होलसेलर कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर कहलाएगा। अच्छा जी, वो कोई किसी एंटिटी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को सामान नहीं देता, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय वो क्या करता है, वो कंजम्पशन के लिए सामान देता है, तो वो कहलाएगा रिटेलर। अच्छा, लेकिन इसी के अंदर वो एक और टाइप बताता है कि ये बड़े बिजनेसमैन हैं। रिटेलर में भी ये बड़े बिजनेसमैन हैं, इनको वो कहते हैं आप सेल टैक्स में रजिस्टर हों। ये वाले जो छोटे हैं, इनको वो कहता है रजिस्टर होने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े रिटेलर्स हैं, जो कि सामान ही मुहैया करते हैं, कंजम्पशन के लिए ही मुहैया करते हैं, उनको जो वो रिटेलर को माजरत चाहता हूँ मैं आपको कॉल के लिए, जो इनको वो सामान मुहैया करने के लिए कहता है, उनको वो कहता है टीयर वन रिटेलर्स। टीयर वन रिटेलर्स में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन शामिल आ सकता है? वो ये कैटेगरी शामिल करता है। वो कहता है जिनका नेशनल या इंटरनेशनल चेन स्टोर हो, या फिर जिनका एयर कंडीशनर मॉल में, जिस तरीके से आप यूँ कह सकते हैं कि जनाब कोई बड़ा एयर कंडीशनर मॉल है, जिस तरीके से, मैं किसी बड़े मॉल का नाम नहीं लेना चाह रहा, किसी ब्रांड का नाम नहीं, चले मैं ले लेता हूँ मॉल। एम्पोरियम लाहौर में है, एक बड़ा मॉल है। कोई और मुल्तान में कह लीजिए, तो आप यूँ कह सकते हैं ये जो दाली रोड पर दो एक मॉल है, एयर कंडीशनर मॉल्स हैं। इसमें आपकी दुकान हो, कियोस्क ना हो। कियोस्क कहते होते खोखे को, वो बीच में आपने देखा होगा कि उसके बीच में एक छोटी सी जगह उन्होंने दे रखी होती है, एक खोखा टाइप। तो वो खोखा टाइप ना हो। अगर वो खोखा टाइप है तो उसके ऊपर जो है वो आपको ज़रूरत नहीं है आपको सेल टैक्स में रजिस्टर करवाने की। आप जो है ना वो टीयर वन में नहीं आते। सिंपल रिटेलर हैं तो आपको सिंपल रजिस्टर करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। सेल टैक्स में रजिस्टर होने की, बाकायदा हर महीने रिटर्न भरने की, अपना 90% जो है वो कैलकुलेट करने की, और इनपुट और आउटपुट उसके रिकॉर्ड रखना, ऑडिट कराना, ये सारे झगड़े में पड़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। कानून हर बंदे को सेल टैक्स में रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं कहता। तो आप परेशान नहीं हुआ करें कि जी सेल टैक्स सारे बंदे को नहीं कहता। सेल टैक्स एक तो लगता भी नहीं है इनकम के ऊपर भाई। सेल टैक्स तो चीज़ों का टैक्स है। अच्छा, मेरी अपनी ज़ाती राय में भी सेल टैक्स अच्छी चीज़ है और इनकम टैक्स अच्छी चीज़ नहीं है भाई। इनकम से आपकी कमाई डाउन आती है। कमाई में अगर मैं इजाफा कर दूं तो आप हो सकता है कारोबार करें, हो सकता है आप बचत करके कुछ 10 साल बाद, 20 साल बाद एक एसेट बनाएं जो कि आप फिर बाद में कोई इन्वेस्टमेंट में काम आए। लेकिन अगर आप सेल टैक्स को इस्तेमाल सही तरीके से करें तो हो सकता है आप सिगरेट को तो महंगा करें, दूध को सस्ता करें, दूध पे सब्सिडी दे दें। दो कि पाकिस्तान के अंदर इस तरीके से काम नहीं हो रहा, लेकिन इसको यूज़ अच्छा किया जा सकता है। तो पूरी दुनिया में वैट या सेल टैक्स का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से यूज़ होना चाहिए, ना कि इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पे तो छूट होनी चाहिए, ये मेरी राय है।
आपको इससे इख्तलाफ भी हो सकता है। आए आगे देखते हैं। अच्छा जी, तो खोखा वगैरह जो है वो इसमें नहीं आता है, चाहे वो एयर कंडीशन मॉल में ही लगा हुआ हो। अभी हम टीयर 1 को डिस्कस करें। टीयर 1 के वो लोग हैं जो हैं रिटेलर ही, लेकिन उनको सेल टैक्स में रजिस्टर होने की ज़रूरत है, जबकि खाली रिटेलर को सेल टैक्स में रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आम पब्लिक को देते। जैसे चाय वाला हो गया, नुक्कर पे बैठा हुआ है, जैसे एक परचून की दुकान खोलकर एक बंदा बैठा हुआ है, जैसे तंदूर वाला रोटियां लगा रहा है, उसको ज़रूरत नहीं है सेल टैक्स में रजिस्टर होने की। आगे चलते हैं। जिसका क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिसिटी का बिल पिछले 12 महीने में 12 लाख रुपए आया हो, 1 लाख रुपए बिजली का बिल आता हो, तो उसको भी सेल टैक्स में रजिस्टर होने की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें समझने वाली बात यह है कि इसमें वो साल के आखिर में चेक नहीं करता। वो कहता है कि साल के 12 महीने में किसी भी वक्त, वो कहता है कभी भी आपका किसी भी पिछले 12 महीने में, मई से पिछले मई तक, जून से पिछले जून तक, फरवरी से पिछले फरवरी तक, किसी भी 12 महीने में 12 लाख बिल नहीं बनना चाहिए बिजली का। अगर आपका बिजली का बिल 12 लाख बना तो आप फिर सेल टैक्स में रजिस्टर हो, बाकायदा तौर पर अपनी रिटर्नें भरें। फिर आप छोटे कारोबारी नहीं हैं, फिर आप ये टीयर 1 के रिटेलर हैं। आप इधर आएँ तो वो आपको इधर पाबंद करता है। इसी तरह एक बंदा, ये कम के लफ्ज़ से परेशान नहीं होना आपने। कम का मतलब होता है मिलाकर, ये आपने च्युइंग गम समझना है इसे। कम का मतलब च्युइंग गम। जैसे होलसेलर कम रिटेलर, होलसेलर च्युइंग गम रिटेलर, वो यानी कि वो होलसेलर भी है और रिटेलर भी है। होलसेलर भी है, होलसेल का काम भी करता है, और साथ में उसकी दुकान के ऊपर रिटेल का काम भी चलता है। कर सकता है, कोई भी बंदा कर सकता है। हमारा जनाब कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है, लीगल होनी चाहिए ट्रेड, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। ठीक है जी। इंगेज इन बल्क इंपोर्ट, बल्क इंपोर्ट कर रहा है। अच्छा खैर, ये भी एक यहाँ पर बात बड़ी एक काम की है, इंपोर्ट तो करते ही आप सेल टैक्स में रजिस्टर हो जाते हैं। खैर, बल्क इंपोर्ट करता है एंड सप्लाई ऑफ कंज्यूमर गुड्स, और आप कंज्यूमर गुड्स को सप्लाई कर देते हैं। फिर क्या होता है जी, ऑन होल सेल बेसिस टू द रिटेलर्स एज वेल एज टू द रिटेल बेसिस टू द जनरल बॉडी ऑफ द कंज्यूमर्स। आप ये जैसे ही करेंगे, आप ये दोनों को करेंगे। बल्क इंपोर्ट करते हैं तो वो साथ ही, इंपोर्टर के लिए तो सर वैसे ही, इंपोर्टर हो या एक्सपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, उसके लिए तो वैसे ही आपको टेक्निकली सेल टैक्स में रजिस्टर होना पड़ेगा। तो ये एक मैं यहाँ पे समझता हूँ ये कानून में लकूना है, इसमें प्रॉब्लम है, इसको ठीक होना चाहिए। आगे देखते हैं। अ रिटेलर हुज शॉप मैयर, आइए अब आम बंदे की बात हो रही है। रिटेलर, दुकान उसकी जो है वो 1000 स्क्वायर फीट की है, कोई भी आम कारोबार करता है, दुकान या उसके साथ जुड़ा हुआ उसका गोदाम 1000 स्क्वायर फीट का, ठीक है, उसको रिटेलर कहा जाएगा टीयर 1 का। अच्छा, अब ये याद रखिएगा, इसमें कमीशन एजेंट शामिल नहीं है, वो गुड्स नहीं देते, वो सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो हमारे कुछ दोस्त, ये मेरी ज़ाती राय भी है, ये मेरी इंटरप्रिटेशन है लॉ की, क्योंकि अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर सारे के सारे जो हमारे आड़ती हजरात हैं वो सारे के सारे फिर इसमें शामिल हो जाएंगे। वो तो सिर्फ कमीशन एजेंट है भाई, उन्होंने तो वहाँ पर रख के माल बेचना होता है ना, उनका माल तो नहीं होता। इसी तरीके से जितने भी हमारे कमीशन एजेंट्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ चीज़ों को, खाद की बोरियां हैं वो लाते हैं, कमीशन पे लाकर बेच देते हैं, परचेज़ नहीं करते वो। हाँ, अगर उन्होंने परचेज़ किए हैं और उन्होंने वहाँ ला कर रखा, फिर सेल टैक्स में उनको रजिस्टर होना पड़ेगा। कुछ की बात हो रही है, कुछ की नहीं हो रही, वो डिपेंड करता है कि केस टू केस वेरी करती है बात। मैं खाद वालों के ऊपर मैंने इसलिए यहाँ पर ये बात स्पेसिफिकली मेंशन कर दी है कि केस टू केस वेरी करती है ये बात। अच्छा जी, और वो कहते हैं फर्नीचर के केस के अंदर फिर वो इजाज़त कानून देता है कि 2000 स्क्वायर फीट हो तो सेल टैक्स में आप रजिस्टर हो, फिर आप टीयर 1 कहलाएंगे। आगे आ जाता है रिटेलर है, आप हैं रिटेलर। एक्वायर्ड पॉइंट ऑफ सेल फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड फ्रॉम बैंकिंग कंपनीज, या फिर आपने डिजिटल पेमेंट सर्विस, आपने कोई ना मशीन रखी हुई है अपने पास कार्ड स्वाइप करने के लिए, भाई आपने फिर, अब आप टीयर 1 के रिटेलर हैं, आपने सेल टैक्स में रजिस्टर होना है। ठीक है जी। रिटेलर हुज डिडक्टेबल विद होल्डिंग टैक्स अंडर सेक्शन 236G 236H, ये याद होगा आपको कि जनाब जो बंदा फाइलर है उसका 0.5 कंपनी काट के आपको सामान देती है परचेज के टाइम के ऊपर, और ये आपको इस ये लास्ट टाइम मेरे ख्याल लास्ट ईयर से ये लगा है, और आपके जितने भी दुकानदार हजरात हैं हमारे,
वो जब सामान मंगवाते हैं, सामान चाहे वो आप कोक से मंगवाते हैं, चाहे वो आप यूनिलीवर से मंगवाते हैं, शैम्पू मंगवाते हैं, बेकरी आइटम मंगवाते हैं डॉन ब्रेड से, या कोई आप ऐसा कोई आइटम मंगवाते हैं, तो वो फ़ौरन आपका जो है वो 1% मेडिसिन, इवन फार्मास्यूटिकल्स 1% या 0.5% या वो आपका काट कर फिर आपको जो है वो आपको सामान देते हैं। एडवांस टैक्स वो आपके ऊपर लगता है। उसकी इन्होंने एक सर्टन परसेंटेज रखी हुई है। अगर उस परसेंटेज तक आपकी वो परचेजेज हैं तो फिर आप टीयर 1 में नहीं आते, फिर आप छोटे दुकानदार हैं। अगर उससे बढ़ गए आप तो फिर आप सेल टैक्स में आएंगे। फिर वो आपको कहता है आएंगे हैं, अब आप सेल टैक्स में रजिस्टर हो। अगली बात कर लेते हैं। अ पर्सन एंगेज इन द सप्लाई ऑफ द आर्टिकल ज्वेलरी, ये वो गोल्ड वाले को ले आया, ज्वेलरी वाले को ले आया, आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी कर रहे हैं आप, ज्वेलरी का सामान बना रहे हैं, या फिर उसके कोई पार्ट्स बना रहे हैं, या फिर प्रीशियस कीमती मेटल्स या मेटल के कोई उसके क्लैड्स बना रहे हैं, या प्रीशियल मेटल एक्सक्लूडिंग पर्सन हुज शॉप मैयर 300 स्क्वायर फीट, 300 स्क्वायर फीट का एरिया है या उससे लेस है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आ गई। या फिर जिसको बोर्ड कह दे, ये तो फिर बोर्ड को तो उन्होंने खुली इजाज़त देनी होती है ना जी। तो ये तो फिर एक आखिर वाली बात ये क्लास से पर्सन किसी को भी दे सकता है वो इजाज़त कि हाँ जी ठीक है जी, आप किसी को भी इजाज़त दे दें। ये अब आप समझ लें कि ये टीयर 1 वाले हैं। अगर ये दो कॉन्सेप्ट आपको बड़े अच्छे समझ आ गए हैं, टीयर 1 का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया कि जिनको तो कानून कहता है आपने सेल टैक्स में रजिस्टर होना ही होना है, और एक है जी रिटेलर, जनरल रिटेलर। अब हम जो ऊपर वाला सेक्शन पढ़ने लगे हैं ये सारा का सारा है जर्नल रिटेलर के बारे में। जर्नल रिटेलर की बात हो रही है, टीयर 1 रिटेलर की बात नहीं हो रही। टीयर 1 रिटेलर को कानून ने यहां से इस्तिस्ना दे दिया है। वो कहते हैं जी अगर आप हैं कौन, जर्नल रिटेलर, आप सादा सामान देने वाले बंदे हैं, आप सेल टैक्स में रजिस्टर नहीं है, फिर आगे क्या होता है जी, वो कहता है द टैक्स रेट इज इंसर्टेड व्हाइल इट शैल बी अप्लाइड टू ऑल रिटेलर्स। हम तमाम रिटेलर से लेंगे, ये क्या लेंगे, एक्सेप्ट टीयर 1 रिटेलर्स एंड स्पेसिफाइड सर्विस प्रोवाइडर से भी लेंगे हम। सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है जी, मैं, हमारी टीम जितनी भी है, हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हम लोग टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, हम लोग लॉयर्स हैं, हम लोग आईपीओ के लॉयर्स हैं। इसके अलावा हमें हमारे जो टेक्निकल स्टाफ है, जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारा जो इंजीनियरिंग का स्टाफ हमारे साथ काम कर रहा है, जो मतलब फॉर एग्जांपल जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं वो सारे के सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हैं, कोई और टेक्निकल स्टाफ है, सारे के सारे बॉडीज़ हैं, सारी की सारी चीज़ें हैं इसमें। अब वो सारों के ऊपर भी टैक्स लगेगा, वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स लगाएंगे। अच्छा जी, अब वो जो टैक्स लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर टैक्स लगाएंगे। हु शैल बी चार्ज टैक्स ऑन देयर कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, बिजली के कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अगर आपके घर पे लगा हुआ है या दुकान पे लगा हुआ है या आपके किसी चीज़ों पे लगा हुआ है, तब आएगा आपके बिजली के बिल में लग के। कैसे, अगर बिजली का बिल 30,000 के अंदर अंदर हुआ 3,000 रुपये लग के आ जाएगा। अगर बिजली का बिल 30 से 50,000 रुपये के अंदर हुआ तो भाई फिर आपके 5,000 रुपये लग के आएंगे। अगर बिजली का बिल 50 से 1 लाख रुपए के दरमियान में हुआ तो 10,000 रुपये एडिशनल लग के आएंगे। और अगर स्पेसिफाइक रिटेलर या स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइडर हुए तो वो 2 लाख रुपए तक कुछ भी लगा सकता है, कमिश्नर की मर्जी। वो इसका कोई मैकेनिज्म भी बनाएगा। क्या मैकेनिज्म बनाएगा वो अभी तक वजह नहीं किया गया, लेकिन हो जाएगा आज कल परसों चौथ, ये इसका कोई ना कोई रूलिंग आएगी ज़रूर। जैसे ही आएगी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अच्छा जी, अब वो होगा क्या, जब ये दे दिया जाएगा, अब इसके बाद ये फिक्स टैक्स है, इसके बाद आपने टैक्स नहीं देना, लेकिन रिटर्न फिर भी भरनी है मेरा भाई। अगर आप लोगों ने टाइम पर रिटर्न ना भरी, जुर्माना तो लगना ही लगना है हमारे ऊपर, 50,000 रुपये का जुर्माना लगेगा ही लगेगा। उसके अलावा क्या होगा, 181 का जुर्माना लगने के अलावा ये जो बिजली का टैक्स है सर, ये डबल हो जाएगा। ये कितना लिखा हुआ है आए मैं आपको बताता हूं। पहले तो मेरे वाले नोट्स में पढ़ लें, फिर मैं आपको ओरिजिनल बजट में पढ़ा देता हूं कि ये कहां आया। सच टैक्स कलेक्शन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट
shall be considered as a final tax liability of the payment of the tax liability. The board may issue an income tax or general order for the implementation and specification of the retailers eligible for the regime and related matters. सर ये इस महीने से आना शुरू हो गया है, आपको बिलों को चेक करें, आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। The above rates of the tax shall be increased by 100% if the name of the person is not appearing in the active taxpayer list issued by the board under section 181A of the income tax ordinance 2001 on the date of the issuance of the monthly इलेक्ट्रिसिटी बिल। हर महीने वो ATL में आपको चेक करेंगे। सर इस बात पे मैं आपको दो बातें अर्ज करना चाहता हूं, अर्ज किया है। एक तो आपने इस साल की टैक्स रिटर्न टाइम पर जमा करानी है, पहला अर्ज किया है। दूसरा आपने 2021 की रिटर्न भी जमा करवानी है अगर आपने पिछले साल फाइलर नहीं हुए तो। 2021 की रिटर्न जमा करवाएंगे तो आपने ATL में आने के लिए जुर्माना भी जमा करवाना है। फिर से अर्ज किया है, जब आप उसका जुर्माना जमा करवाएंगे तो आप फरवरी तक फाइलर रहेंगे। मार्च की 1 तारीख को आपने सर दोबारा से जुर्माना जमा करवा देना है, वरना मार्च में भाई आप फिर दोबारा से नॉन फाइलर हो जाएंगे और फिर डबल लग के आ जाएगा। आप मेरे प्यारे भाई हैं, दोस्त हैं, हमारा चैनल आपको बताने के लिए है, मजाक कर रहा हूं। अब आप मेरे दोस्त हैं तो आप इसको समझें। जितने भी क्लाइंट्स हैं आपके, जितने भी दोस्त हैं आपके, जितने आप खुद अपने टैक्स की रिटर्न किसी से करवा रहे हैं या आप मुझसे करवाना चाहते हैं, सर हम हाजिर हैं, आप करवाइए। अच्छा, ये इस मसले के हल के लिए आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम भी हर वक्त मौजूद है और सीज़न ऑन हो चुका है, हम इस वक्त काम करने की पोजीशन में भी हैं। हमारे लोग इस वक्त फुली इक्विप्ड टीम हर वक्त अवेलेबल है, 24/7 हम कॉल्स रिसीव कर रहे हैं। अच्छा जी, हम इसको बजट में भी पढ़ लें। टैक्स शेल बी चार्ज फ्रॉम द रिटेलर्स अदर देन दोज फाइलिंग। अच्छा, वो टियर 1 वालों को ये टेंशन नहीं है, उनकी तो टैक्स की, क्योंकि सेल टैक्स की रिटर्न जाती हैं, उसके अंदर इनका ये सेल टैक्स का और बिजली का सारा मामला हो जाता है, इसलिए उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे ख्याल में ये इस सेक्शन पर इंतहाई कॉम्प्रीहेंसिव मैंने एक आपके लिए वीडियो तैयार कर दी है। अब हम ये देख लेते हैं बजट के अंदर। ये देखिए सेक्शन 235 ये पहले भी मौजूद है जी। आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पुराना डाउनलोड करें, आपको इनकम टैक्स जो है ना सिंपल जाकर गूगल पे लिखना होता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। वो जैसे ही आप वहाँ दबाएंगे वो FBR की वेबसाइट दिखाएगा, वहाँ से आप लेटेस्ट जो है ना वो डाउनलोड कर लें। वहाँ जाके लिखिए सेक्शन 235 लिखेंगे तो वहाँ पर ये खोल देगा आपको, ये लेटेस्ट आपके सामने आ जाएगा। आप खुद वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जनाब ये 30,000 रुपये तक है, अगर आपका बिल तो इतना, 30,000 से 50,000 के दरमियान तो इतना, और 50,000 से लाख के दरमियान तो इतना, और ये तो आना ही है, ये देख लें। और सर मेरी बात भाई एक और भी याद रख लीजिएगा कि अगर आप फाइलर ना रहे तो शायद आपका बिजली का कनेक्शन भी ना रहे, मोबाइल का कनेक्शन भी ना रहे। मोबाइल आपके नाम पर है और क्योंकि CNIC आपका चल रहा है, उसके अंदर सिम आपकी चल रही है, तो हो सकता है PTA आपको फ़ोन ही ब्लॉक कर दे, और आपका अगर गैस का कनेक्शन चल रहा है तो वो भी ब्लॉक कर दे। अच्छा, मैं आपसे एक और भी बात अर्ज करता चलूँ। बहुत से दोस्त मेरे ऐसे हैं जिनकी दुकान किराए की है, मकान किराए का है, या ऑफिस किराए का है। सर किरायानामा लें, पबडा के दफ्तर चले जाएं और उनको कहें जी इसके ऊपर मेरा NTN ऐड कर दें, वो आपका NTN ऐड कर देंगे और आप अगर एक्टिव होंगे तो वो एक्टिव नजर आ रहे होंगे, मसला हल हो गया। चलें जी आगे आते हैं। ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया जी, ये हमें यहाँ तक समझ आ गया। आ जाते हैं जी, हम यहाँ से पहुँचे, ये हमने सेल टैक्स खोला। सेल टैक्स में हमने ये देखें जी, ये लिखा हुआ है, ये रिटेलर की डेफिनेशन आ गई है, वो है जी सेक्शन 3 का सब सेक्शन 9, जिसके अंदर ये सारी बात की गई है। आप भी पढ़ सकते हैं इसे, इट्स क्वाइट ईजी, बेसिकली इट्स क्वाइट ईजी, यू जस्ट हैव टू नो व्हाट्स द मेथडोलॉजी टू रीड इट। अगर आपको मेरे अगर जो पिछले लेक्चर्स हैं, अगर आप उस तरतीब से चलते जाएं तो शायद आप 5-7 लेक्चर्स पढ़ने के बाद आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। हम तो लेक्चर करते ही नहीं, हम तो सेशन करते हैं। अगर हम गपशप सेशन करते रहें आप मेरे साथ बैठे हुए तो आपको समझ आने लग जाएगी कि हम पढ़ते कैसे हैं।
आए जी, आए 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 जी, आए। ये क्या है? ये है 6 और ये आ गया 9। ये आ गया जी 9। ये देखें ये क्या कहता है। ये कहता है टैक्स शैल बी चार्ज फ्रॉम रिटेलर्स, ब्रैकेट में लिखता है अदर देन दोज फॉलिंग इन टीयर 1 थ्रू देयर मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एट द रेट ऑफ ₹3,000 per month, where the monthly bill amount does not exceed ₹30,000, ₹5,000 per month, where the monthly bill amount ₹30,000 but not exceed ₹50,000, and ₹10,000 where the monthly bill amount exceeds ₹50,000, and electricity supplier shall deposit the amount in the so collected directly without adjusting against the his input tax। सारे के सारी जमा कराएगा। फिर आगे क्या कहता है? वो आगे कहता है जनाब provided that the above rate of the tax shall be increased by 100%, मतलब ये रेट डबल कर देने हैं। इंक्रीज बाय 100 मतलब जहाँ पे 5,000 है उसको 10,000 कर दो, जहाँ पे 3,000 है उसको 6,000 कर दो, जहाँ पर 50,000 है उसको ₹1,00,000 कर दो। अच्छा जी, by 100% if the name of the person is not appearing in the active taxpayer list issued by the board under section 181A of the income tax ordinance 2001 on the date of the issuance of the monthly electricity bill, provided further that the board may issue a general order prescribe any person or class of person who shall pay up to ₹200,000 per month through their monthly electricity bill, मतलब वो सर्विस प्रोवाइडर्स की बात हो रही है। provided further that the tax under this subsection shall be addition to the tax payable on the supply of the electricity under subsection 1(1)(a) and subsection 5। अच्छा, अब 1(1)(a) and subsection 5 हम देख लेते हैं तो वो भी आपको पता लग जाएगा कि सर वो क्या है। वो कहते हैं जी वो वाले टैक्स लेना है, ये इसके अलावा लगाए हैं हमने। subsection 1 subject to the provision of this act there shall be charged, levied and paid a tax known as sale tax at the rate of 17% of the value of the टैक्सेबल सप्लाईज मेड, मतलब जो आपका नॉर्मली सेल टैक्स आ रहा है बिजली के ऊपर वो आता ही रहेगा, वो चेंज नहीं होना। 1(a) सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सबसेक्शन 6 ऑफ द subsection 6 or subsection 8 of the notification issued by the under the tax payable are made to be to a person who has not obtained registration or he is not an active taxpayer, there shall be charged, levied and a further tax at the rate of 3%। मतलब ये क्या, क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड हैं तो क्योंकि वो आपको 17 नहीं आता, 17 की जगह 18, 19, 20% आता है, तो वो 20% वो आता रहेगा, वो तो उसके अलावा नहीं आना है। अच्छा जी, उसके बाद वो क्या कहता है जी 5 पे भी आ जाते हैं। ये जी तो फेडरल गवर्नमेंट 5 था, क्या था 5 ही था यार। फाइव ही था 5। चलो भाई 5 the federal government may in addition to the tax levied under subsection 1 subsection 2 and subsection 4 levy tax at such extra tax or amount not exceeding 17% of the such value of the tax or the class of the tax as on such as person or person in such mode manner at time and subject to such condition and limitation as it may by rule or prescribe। ये एक पावर दी गई है कि जनाब 17% तक कोई भी टैक्स या उससे ज़्यादा का टैक्स भी ले सकते हैं, लेकिन वो जब उसका रूल्स में ना 17% तक कोई भी टैक्स लिया जा सकता है, एडिशनली भी टैक्स लिया जा सकता है, कम भी लिया जा सकता है, वो हुकूमत की स्वाबदी है। तो ये आज मेरा हिसाब में हमने बहुत कम्प्रीहेंसिवली ये सारा सेशन पढ़ा है। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझ आया हुआ होगा। सर हमेशा की तरह वो चैनल्स जो आपने बिला वजह सब्सक्राइब किए हुए हैं मेरे चैनल्स समेत, अगर आपको फ़ायदा नहीं दे रहे, आपको अगर 15 दिन में किसी चैनल ने फ़ायदा नहीं दिया तो ये यकीन मानिए उसने आगे भी आपको कोई फ़ायदा नहीं देना। प्लीज़ उसको सब्सक्राइब मत करें और उस चैनल के अंदर जाइए, 15 मिनट लगाएं और बिला वजह के चैनल को अनसब्सक्राइब करें। सिर्फ वो चैनल्स जो आपकी फील्ड से रेलिवेंट हैं, जो आपके फ्यूचर से रेलिवेंट हैं, जो आपको डायरेक्टली कोई मेंटल रिलीफ देते हैं या आपको कोई एजुकेशन देते हैं या आपको प्रमोट करते हैं, बिला वजह के मोटिवेशनल स्पीकर्स जिसकी कोई एक आधी बात अच्छी लग गई वो अपने दिमाग को रख ली। अच्छी बातें वही होती हैं जो पहले से आपके दिमाग में होती हैं।
इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता, अपने होल के अंदर के कीड़े मत बने रहें, उससे बाहर झांकें। अगर आप फिजिकली कोई किताब नहीं पढ़ सकते तो ये ऑनलाइन बहुत अच्छी अच्छी किताबें मौजूद हैं। थोड़ा सा टाइम निकाल के आधा सफ़ा पढ़ने की आदत डालें, नहीं तो अपने वालिदैन के साथ थोड़ा सा टाइम गुजार लें। ये बिला वजह के सब्सक्राइब, लाइक्स, गाने, वीडियोस, इनसे जान छुड़ाएं। ये ज़िंदगी बामसरफ है। अगर आपको मेरे चैनल से कोई फ़ायदा हो तो इसको सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको अगली वीडियो मिले। और जहां आपको लगने लगे कि यार ये बंदा आपके किसी काम का नहीं रहा, ये कंटेंट इतने काबिल नहीं है आपके कि आपके किसी काम आ सके, तो इसको अनफॉलो कर दें, अनसब्सक्राइब कर दें। हाँ, फीडबैक अपना ज़रूर दें, बताएं मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, बताएं हमारा चैनल कहाँ कंटेंट ठीक नहीं बना रहा, बताएं हमें क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए, बताएं कौन सी चीज़ ऐसी है जो हम मज़ीद ऐड करें। आपका जब फीडबैक आता है तभी इस्लाह आती है, लेकिन इस्लाह बगर्ज़ इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बगर्ज़ इस्लाह होनी चाहिए। आप अगर इस्लाह बताएंगे बहुत खुशी होगी, लीला बहुत खुशी होगी। आप बताएंगे, कोई भी बात बताएंगे, इनपुट देंगे, आपका इनपुट मेरे लिए बहुत कीमती है। एक एक छोटा छोटा पॉइंट भी जब आप बताते हैं कि ये वॉइस क्वालिटी नहीं ठीक, ये चीज़ नहीं ठीक, यकीन माने शायद मेरे लिए फुटिंग ना हो, मैं इतना अच्छी चीज़ें ख़रीद के ला कर, चीज़ें इकट्ठी करके आपके लिए एक वीडियो तैयार करता हूँ, अपने टाइम स्पेयर करता हूँ, अपनी केस की प्रिपरेशन छोड़ता हूँ, वो इसीलिए छोड़ता हूँ कि हम सब मिलकर आगे चलें। एक वक्त था कि सारे लोग जो है वो एक केस प्रिपेयर करते थे या कोई ऑडियो वीडियो एक टॉपिक पढ़ते थे तो कोशिश होती थी कि यार मैं अपने नोट्स किसी को नहीं दूंगा। अल्लाह का बहुत शुक्र है वो दौर ख़त्म हो गया। आज इन्फॉर्मेशन एज है, अपनी इन्फॉर्मेशन मुझे दीजिए। आपने कोई टॉपिक तैयार किया है, आए हम मिलकर इस वीडियो चैनल पर डालते हैं, इस पे नहीं आपके वीडियो चैनल पर डालते हैं, कोई मसला नहीं है। आप रिकॉर्डिंग कीजिए, मैं लाइव आऊंगा, आपके साथ लाइव आऊंगा, आपके चैनल पर डालेंगे। हर तरह से हम कम्युनिकेट करने को तैयार हैं। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन शेयरिंग होना चाहिए। अगर आप पब्लिसिटी के लिए आने को कहेंगे फिर मैं नहीं आऊंगा। हम मिलकर इसको आगे चलाएं। ये मिशन है इंफॉर्मेशन एज को आगे बढ़ाने का, अपने छोटों को अपने साथ लेकर चलने का, अपने बड़ों की इज्जत करने का, अपने उस्ताज़ा कराम का एक एक काम, एक एक चीज़ का एहतराम करें और उसकी वैसे हिफाजत करें जैसे आप अपनी चीज़ों की हिफाजत करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर कहीं कमी रही आप मुझे माफ़ भी करेंगे और मुझे आप बताएंगे भी सही, कमेंट्स में बताएंगे, व्हाट्सएप पे बताएंगे कि मैं कहाँ गलत हूँ। ब्रोशर अवेलेबल है, नंबर अवेलेबल है, बजट की तब्दीलियाँ अवेलेबल हैं, आप अपनी सजेशन भी मुझे बता सकते हैं। आई एम 24/7 अवेलेबल। व्हाट्सएप करते हैं तो आपकी मेहरबानी है। अल्लाह हाफिज़।